हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए। आज की क्लास जो है आप लोग को जीके की होगी और पेड ग्रुप और वो ग्रुप जो है टेलीग्राम, जिसमें जो जीके का जो क्वेश्चन दिए थे आप लोग को, तो किसी ने अभी तक आंसर भी नहीं मांगा, ठीक ना। चलिए उसी क्वेश्चन को आज डिस्कस कर देते हैं। ठीक, आ जाइए सभी लोग। आ गए हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था आप लोगों का, बीरबल साहनी क्या थे। बीरबल साहनी क्या थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पर्सन, इसलिए क्वेश्चन जो है जीके में आया हुआ है ना। बताइए। देखिए, बीरबल साहनी का पहले फोटो दिखाते हैं आप लोग को, है ना। क्या पता फोटो देख के चिन्ह जाए, आप लोग पहचान जाए। ये लीजिए बीरबल साहनी जी को, है ना। यहाँ रहने दो, फिर छोटा कर देंगे। अभी जो है ना थोड़ा सा बड़ा ही रखते हैं ताकि आप लोगों को दिखे। चश्मा लग जाती है ना बहुत को। चलिए, ये हो गया आपका बीरबल साहनी। और इसको पेड़ पत्तों में देख रहे हैं, मतलब क्या है इसके, देखिए दोनों साइड पेड़ पत्ते हैं, मतलब क्या है। ये जो है वनस्पति विज्ञान के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। कहाँ के? भारतीय साइंटिस्ट थे, ठीक ना। वनस्पति विज्ञान को क्या बोलते हैं? बोटनी बोलते हैं। और बोटनी में जो है ब्रांच आता है एक, ठीक है, पोलियो बोटनी। उसी के जो है उन्हीं पर ये रिसर्च करते थे। जीवाश्म वगैरह जितना भी होता है उनके बारे में अध्ययन करते थे, ठीक है। तो ये क्या थे? वनस्पति विज्ञानी थे, ठीक है। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे विज्ञान में। इन्होंने लखनऊ में जो इंस्टीट्यूट, बोटनिकल इंस्टीट्यूट है इंडिया का, उनमें जो है इनका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, वनस्पति विज्ञानी थे ये, ठीक। और कोई इधर याद नहीं रखना, सीधा सा देखना है इसको। जो बीरबल साहनी जो थे वो एक दयाराम साहनी है, ठीक ना। दयाराम साहनी वो किस चीज़ का खुदाई किए थे या करवाए थे, ये आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। अच्छा, जब होमवर्क देते हैं आप लोग को तो आप काहे ने आंसर में कमेंट करते हैं? आंसर में कमेंट नहीं, सॉरी, कमेंट में आंसर क्यों नहीं बताते हैं आप लोग? यही पढ़ाई होती है क्या? जब मर्जी हुआ वीडियो देख लिए चले गए, क्या मतलब है? नहीं पढ़नी होती है तो काहे वीडियो प्ले करते, मत देखिए। एक छोटा सा होमवर्क नहीं कर सकते हैं आप लोग? पढ़ाई के नाम पे नौटंकी कर रहे हैं क्या? ऐसे नहीं होता है बाबू, पढ़ने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। आज हमको क्लास आते आते ही गुस्सा चढ़ गया, क्योंकि कल जो क्लास हुई थी उनमें कितना होमवर्क आप लोगों को बोले थे करके रखने के लिए। क्या एक भी कमेंट में रिप्लाई किए हैं? फिर रिजल्ट नहीं होता तब हल्ला मचाने लगते कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। मेहनत जब तक नहीं कीजिएगा तब तक कभी रिजल्ट नहीं होगा। कोई भी टीचर है सिर्फ और सिर्फ 25% योगदान देता है, बाकी 75% जो आपको खुद करना होता है। अगर कोई टीचर बोल रहा है कि हम पढ़ा दे रहे हैं, इसी से आ जाएगा, यही पढ़ लो, इतना में ही हो जाएगा, तो सबसे बड़ा वो झूठ बोला जा रहा है वहाँ आपके साथ। कभी भूल कर भी ये मत रहिए कि कोई टीचर अगर जितना पढ़ा दे रहा है उतना ही पढ़ के मेरा पास हो जाएगा, ये इस भूल में मत रहिए। कोई भी टीचर है सिर्फ और सिर्फ 25% वो दे सकते हैं, 75% आपको खुद करना पड़ेगा। और इसके लिए क्या चाहिए? प्रॉपर स्टडी करना, और जो आपको होमवर्क मिले, टास्क मिले, उसको बराबर से पूरा करना। और ये नहीं कि सर जब पढ़ाएंगे तो पढ़ेंगे, उससे पहले आप पढ़ के रेडी रहिए वो चीज़ कि सर जो पढ़ाएंगे तो इसमें जो हमको डाउट होगी वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल पांडा जिसको बाघ पाया जाता है, लाल पांडा वाला बाघ कहाँ पाया जाता है बताइए। लाल पांडा क्या है? बाघों का नाम है, ठीक ना। लाल पांडा बाघ जो होता है वो बाघों का नाम है। तो ये कहाँ पाया जाता है बताइए। देखिए, लाल पांडा कभी बाघ को देखे हैं पौधे पे? लेकिन कुछ ऐसे बाघ होते हैं जो पौधे पर भी चढ़ जाते हैं, ठीक ना। तो वही लाल पांडा वही है, ठीक। तो ये क्या होता है? ये वृक्षों पर पाए जाते हैं, ठीक। और ये भारत के सिक्किम, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या है, मैं बता रहा हूँ। सिक्किम में, पश्चिम बंगाल में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, इन सभी जगहों पे ये पाया जाता है। और देश की बात करें तो नेपाल, भूटान, चीन, लाओस, म्यांमार,
इन सभी में। तो क्या क्या बताया आपको, यहाँ पर राज्यों का नाम दिया हुआ है। क्या क्या राज्य बताए थे, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा। इन तीनों में तो नहीं होगा, ये हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था। राष्ट्रीय आपात जो लगा था सबसे पहली बार कब लगा था, ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए। भारत और चीन की युद्ध कब हुई थी, बताइए। चीन जब भारत पर आक्रमण किए थे कब, 26 अक्टूबर 1962। 1962 का युद्ध तो सबको याद होगा, ठीक ना। कब हुआ था, 26 अक्टूबर, 26 OCT यानी अक्टूबर, ठीक ना। 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी में चीन क्या किए थे, भारत पर जो आक्रमण किए थे, तो उसी समय जो है भारत में राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था। उस समय के राष्ट्रपति कौन थे, अच्छा ये आपात, राष्ट्रीय आपात कौन घोषित कर सकते हैं, राष्ट्रपति कर सकते हैं। उस समय जो है राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक ना। कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा इन दोनों को, ठीक। तो पहली बार आपात कब लगा था, 1962 ईस्वी में। और होमवर्क में हम दे रहे हैं, ठीक ना, 28 नंबर होमवर्क बताना है कि अब तक जो है भारत में कितनी बार आपात लग चुका है, ठीक ना, आपातकाल कितने बार घोषित हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान की वर्षा आधारित होती है, किस स्थान की वर्षा आधारित होती है, ठीक ना। ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए जिनको भी पता है, बताइए बताइए। पहाड़ों की दिशा पर जो वर्षा होती है वो सभी क्या होते हैं, आधारित होते हैं, आधार पर सभी पानी क्या होते हैं, चली आती है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं, संविधान में संशोधन करने के लिए किस किस की जरूरत पड़ती है, ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए। लोकसभा व राज्यसभा के साधारण बहुमत से, देख लीजिए पहले ऑप्शन पढ़ते चलिए फिर जो है आंसर को चुनिएगा। क्या बोला जा रहा है, नहीं किए जा सकते, यहाँ पर नहीं, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा के साधारण बहुमत से। उसके बाद बी नंबर है, सांसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से, सांसद सदस्यों के 2/3 व राज्यों के 1/3 बहुमत से। देखिए इन तीनों जो है, इन तीनों के द्वारा जो है संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जनमत संग्रह से जो है ये संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं किए जा सकते यही पूछा गया है, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जनमत संग्रह के द्वारा, ठीक है। इसके द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा आप सरकार को बाध्य कर सकते हो कि हमारे लिए, हमको जो चाहिए उसके लिए आप बाध्य कर सकते हो। तो सरकार को फिर उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, लोकसभा राज्यसभा होते हुए ही जो है उसको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। तो संविधान में संशोधन करने का प्रोसेस जो है लोकसभा राज्यसभा के द्वारा ही होगा और किसी भी विधि द्वारा नहीं किया जा सकता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है क्योंकि, राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है, यह सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, सही हो सकता है क्या, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं, सही है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, ये भी सही है, ठीक है। यह पूरे वर्ष के दौरान सत्र में बनी रहती है, यह पूरे वर्ष के दौरान जो है सत्र में बनी रहती है। तो अब बताइए आप लोग कि क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन, राज्यसभा के अस्थाई सदन कहा जाता है क्योंकि, राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है, जल्दी से बताइए।
इसमें 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, जो जिसका जो है सीधा सीधा मतलब हाँ से बनता है। लेकिन अगर पढ़िएगा तो ये अस्थाई सदन वही होगा ना जो कभी भंग नहीं होगा। भंग होने वाला सदन भंग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, किधर गया पेन, हाँ, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, इसीलिए यह अस्थाई सदन होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ का 1/3 जो सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात जो है रिटायर्ड हो जाते हैं। ठीक ना, लेकिन इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसीलिए ये अस्थाई सदन होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर गलीचा निर्माण के लिए विजयनगर में कौन सा स्थान जो है प्रसिद्ध है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, बताइए बताइए बताइए, जिनको भी पता है बताइए, क्या हो जाएगा, कालीकट। ठीक है, कालीकट किसका नाम है, वर्तमान नाम, हम आप लोगों से पूछे थे केरल में कालीकट किसका नाम है, केरल के एक जीके के क्लास में हम जो है इस पर बहुत ही अच्छा से चर्चा किए हैं कालीकट के बारे में। कालीकट का पुराना नाम क्या था, कहाँ है ये, ठीक ना, ये आप लोग बताइएगा। ये तो केरल में है, ये तो हमें बता दीजिए, ठीक ना। कालीकट का पुराना नाम या वर्तमान नाम क्या है ये बताइए। ठीक, 29 का भी HW मिल रहा है, सॉरी 32 का HW मिल रहा है आप लोगों को, कि कालीकट का वर्तमान या पुराना नाम क्या था। ठीक ना, बताइएगा। कुछ ऐसे लड़के हैं जो बहुत अच्छा देखते हैं, उसको सारे होमवर्क के सब दिन जो है जितना हम पूछते हैं उससे ज़्यादा वो लोग जो है, एक आसिफ नाम से है, वो भी बहुत अच्छा देखते हैं, बराबर उनको जितना भी होमवर्क मिलता है सबको बहुत ही डीपली सर्च करके हो, पढ़ के हो, कहीं से भी हो, लेकिन अच्छा देता है वो। ठीक ना, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि वैसे बस चला दो, बस हो गया काम, हो गया मेरा, देख लिए हो गया, ऐसे में नहीं होगा बाबू। ठीक ना, तो फिर आपका रिजल्ट भी ऐसे ही देख लिया चल जाएगा वाला हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुल्क राज आनंद ने नहीं लिखी है। इनमें से ऐसा कौन सा पुस्तक है जो मुल्क राज आनंद नहीं लिखे हैं, बताइए। 33 नंबर क्वेश्चन बताइए। देखिए मुल्क राज आनंद कौन थे, भारतीय उपन्यासकार थे। उपन्यास जो लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, उपन्यासकार। तो वो क्या थे, उपन्यासकार थे भारत के। ठीक है, उसके द्वारा लिखित बुक तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपके ऑप्शन में दिए गए उनके बुक सब हैं क्या, कुली, द वुड एंड द सिकल, द विलेज, ये तीनों जो है उनके लिखे गए उपन्यास में से है। और भी है अनटचेबल, उसके बाद है टू लिव्स एंड ए बेड, टू लिव्स एंड ए बेड, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन, ये सभी उनके बुक्स हैं। तो ये तीनों भी उनकी ही बुक्स हैं। ठीक है, और ये द डार्क रूम जो है ये उनकी बुक नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया आनंद ने नहीं लिखी, तो नहीं लिखी तो कौन सा बुक नहीं लिखी है, द डार्क रूम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है। देखिए बुक पर जो है 3 क्वेश्चन इस बार पूछ दिया गया था ना पैरामेडिकल में, बैक वाला अगर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा तो 3 क्वेश्चन जो है पैरामेडिकल में बुक से पूछ दिया गया है। इसीलिए अब सब जो है जीके का जितना भी क्लास होगा उसमें लगभग हम बुक का नेम, कौन लिखे थे, वो शामिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आप लोगों का जो है बहुत जल्द हम वर्ल्ड जीके जो होता है उनमें भी जो है स्टार्ट कर देंगे। वर्ल्ड जीके से भी क्वेश्चन लगभग जो हम डालने का कोशिश करेंगे। ठीक है, वैसे आपको हर एक जीके के लेक्चर में आपको देखने को मिल जाएगा वर्ल्ड से रिलेटेड, तो वो सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लेते हैं ताकि आप लोगों को अभी से ही प्रिपेयर कर दे पूरा, ताकि जब करंट अफेयर्स पढ़ाए तो उसमें कम से कम आप लोगों का समय लगे। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है। यहाँ पर जो है इन चारों में से कौन एक आत्मकथा है, बताइए।
बताइए बताइए। देखिए ये अकबरनामा, हुमायूंनामा, पद्मानामा जो है दूसरे के द्वारा लिखवाया गया था। ठीक है, ये राजा सब जबरदस्ती जो है लिखवाते थे कि मेरा चर्चा करो, मेरा चर्चा करो। ठीक है, लेकिन बाबर का जो है आत्मकथा लिखा गया था। क्या हो जाएगा? ये तो हम सब में टिक मार दिए, चलिए ये सबको मिटा देते हैं, इन सबों को मिटा देते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबरनामा। ठीक ना? बाबरनामा कौन थे? मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। ठीक ना? और उनके द्वारा ही लिखा गया था बाबरनामा। ठीक, खुद बाबर की आत्मकथा और बाबर के द्वारा ही लिखा गया था। और ये बाकी जो अकबर, हुमायूं, ये सभी जो है ये लिखवाए थे दूसरे को पीट पाट के। जो भी विद्वान आते थे ना उसको पीट पाटते थे, बोलते थे लिखो मेरे बारे में अच्छा अच्छा चीज लिखो। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा लंबा है, तो इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं ताकि छोटा पड़ जाए। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन। सबको दिखाई पड़ रही है ना क्वेश्चन? नहीं दिखाई पड़ रही है? अब दिखाई देना चाहिए अब। हाँ चलिए ठीक। चलिए क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों को ये तीसरा बार ये क्वेश्चन है, लग रहा है कि मुझे तीसरा बार ये क्वेश्चन जो है आप लोगों से टकराया हुआ है। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। देखिए किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तभी मान्यता दी जाती है जब वो 4-5 राज्यों में जो है चुनाव लड़ते हैं और वहाँ पर जो है राजनीतिक दल के रूप में उन्हें मान्यता दे दी जाती है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सी नंबर ऑप्शन है आपका। यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। ठीक ना? अगर 4 से अधिक राज्य में वो राजनीतिक दल के रूप में उस राज्य में जो है अपना पार्टी जो भी होता है वो रजिस्टर करवा चुका हो और उस राज्य के इलेक्शन कमीशन के द्वारा उनको मान्यता प्राप्त हो गई हो, तो वो राष्ट्रीय पार्टी हो जाती है। ठीक, जैसे कि अभी बीजेपी और कांग्रेस, इन्हीं दोनों के बारे में आप लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे हैं। AIM जो है ये असदुद्दीन ओवैसी, ये सब भी है। ठीक है, उसके बाद जो है इधर राजद जो है इनका भी है। तो बहुत सारे ऐसे पार्टी हैं जिनका है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, जलोढ़ मृदा रासायनिक गुणधर्म में समृद्ध होता है व रबी व खरीफ की फसलों उगाने में सक्षम होती है। सही बात है। ठीक है, ये सही है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, काली मिट्टी कपास मूंगफली के लिए उपयुक्त होता है। ये भी सही है। तीसरा है, रबी की फसलें जून में बोने के बाद शरद में काट ली जाती। ये जो है गलत है। ठीक है, क्योंकि रबी के फसल में कौन कौन सी फसल आती है सभी को पता होना चाहिए। गेहूँ, जय, चना, मटर, सरसों, राई, ये सभी केस में आते हैं, रबी फसल में आते हैं। और रबी की फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। रबी से याद रखिएगा ना, गेहूँ जो है रबी फसल है। सीधा सा आपको समझ में आ जाएगी कि ठंडी के मौसम में गेहूँ बोया जाता है और गर्मी आते आते गेहूँ काटा जाता है ना? तो गर्मी के टाइम में गेहूँ कट जाती है, मतलब नवंबर में बोया जाता है और जो है किस टाइम कटती है ये? अप्रैल में जो है मार्च अप्रैल तक कटने लगती है। ठीक, तो ये तीसरा नंबर ऑप्शन जो आपका गलत है। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा कूट सही है? तो इनमें से कौन कौन सा सही हुआ? 1 नंबर और 2 नंबर सही हुआ, तीसरा नंबर जो गलत हो गया है, तो क्या हो जाएगा बताइए? 1 व 2। ठीक ना? 1 व 2 जो है वो सही हो चुका है, बाकी क्या हो गया? गलत हो गया है। तो 36 का राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है? इनमें से कौन सा ऐसा भक्ति आंदोलन के बारे में सत्य है? बताइए जल्दी से। हम बता चुके हैं ये भक्ति आंदोलन के बारे में। पहला ऑप्शन है, इसके नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था। इसके समर्थक संस्कृत में बोलते एवं
लिखते थे। इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया। इसके प्रचार प्रसार में महिला सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती थी। ये गलत है, चौथा नंबर जो है वो गलत है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका बताइए, सभी लोग सोच के बताइएगा। ठीक है, थोड़ा अच्छा से सोच के बताइए क्या होगा राइट आंसर, बताइए बताइए। देखिए ये सिर्फ संस्कृत में बोलने वाले नहीं थे, ठीक ना, थोड़ा पेन सिलेक्ट कर, ये संस्कृत में बोलने वाले भी गलत हैं और महिला भी उनमें भाग लेती थी। ठीक है, भक्ति आंदोलन में, भक्ति में देखते हैं सिर्फ पुरुष ही रहते हैं, थोड़े ना होता है, महिला ही ज़्यादा रहती है और सबसे आगे जाके बैठती है। तो इसमें कैसे हो जाएगा ऐसा, तो ये एक सॉरी 2 नंबर और 4 नंबर गलत है, बाकी 1 नंबर और 3 नंबर सही है। तो ये वाला ऑप्शन देखिए कौन सा है, बी नंबर है, 1 एवं 3। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ऐसे सवाल में जो है अक्सर ध्यान रखना पड़ता है कि कौन कौन सा मेरा सही हो रहा है, कौन कौन सा गलत हो रहा है, और ये सवाल जो है ये किस टाइप से पूछा जा रहा है, सत्य है असत्य है, इस पर ज़्यादा जोर देना है। ठीक ना, नहीं तो उस टाइम थोड़ा सा मिस्टेक के चक्कर में ये हो जाएगा। और कॉपी जो है पहले कभी भी कोई भी एग्ज़ाम दीजिए तो पहले जो है आंसर में टिक लगा लीजिए, उसके बाद जो है एक बार जैसे रंगते हैं, गोला रंगते हैं, तो रंगने से पहले एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ के गौर कर लीजिए। ठीक है, पहले तो हम बोलेंगे कि 100% श्योरिटी के साथ ही क्वेश्चन ए बी या क्वेश्चन में जो आप लोग थोड़ा सा बिंदा मार, देखिए कहीं पर भी क्वेश्चन में थोड़ा सा बिंदा डाल दीजिएगा ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टिक नहीं मारिएगा, बस थोड़ा सा ऑप्शन के साइड में बिंदा दे दीजिएगा जो आपको लगे कि यही राइट आंसर है, तो वो 100% तो वहाँ पर श्योरिटी होना चाहिए। ठीक ना, लेकिन जब गोला रंगने लगिएगा तो उस टाइम फिर से एक बार क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि एग्जाम के प्रेशर के चलते बच्चा क्या होता है जो है एक बार क्वेश्चन पढ़ें, ऑप्शन देखें, ऑप्शन जो है अक्सर ऑप्शन जो है गलत वही दिया रहता है, जैसे कि ये है ऐसा क्वेश्चन रहेगा और उसी का आंसर ए नंबर में दिया रहेगा, लेकिन वहीं पर क्वेश्चन पे क्या कर देगा ए नहीं है, तो वही ए नंबर आप मार दीजिएगा, सोचिएगा यही था है इसका राइट आंसर, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ने के चलते आपका क्वेश्चन गलत चल जाएगा, और एक क्वेश्चन गलत हुआ मतलब 5 मार्क कम आ जाएंगे। 5 मार्क्स कम आए तो मतलब क्या हुआ, कितना स्टूडेंट से आप नीचे चले गए, ये आप देख लीजिए, यही आपका सीट जो है निर्धारित कर देती है कि आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और उसको इतना अच्छा से ध्यान से रख के जो है करना है कि एक भी क्वेश्चन जो है जो नहीं बना वो तो नहीं बना, लेकिन जो जानते हैं जो बनना चाहिए उसमें एक पॉइंट का भी मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। ज़्यादा बात करने लगेंगे तो फिर आप लोग कहिएगा सर जी तो बातें करने में लग जाते हैं, लेकिन देखिए बात भी करते हैं तो आप लोगों के लिए ही करते हैं, आप लोगों का जिससे फ़ायदा हो उसी वही बात करते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में निम्न में से कौन शामिल था। नई दिल्ली शहर का जो रूपांकन हो रहा था निम्नलिखित में से कौन शामिल थे, जल्दी से बताइए। अच्छा, भारत की राजधानी जो है, राजधानी का जो क्षेत्र है जिसमें सारा कुछ गृह मंत्री वगैरह सब कुछ आते हैं, वो कहाँ पर है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, नई दिल्ली कहा जाता है। ठीक है, और नई दिल्ली जो ये जो नई दिल्ली बनाया था जिसमें कि केंद्र सरकार का सारा साजो सामान जितना भी रहता है सब कुछ जो आया है वो उन उन क्षेत्र को नई दिल्ली कर दिया गया है। ठीक है, तो ये नया दिल्ली का जो रूपांकन हुआ, कुछ इमारतें बनाई गई, जो भी था वो व्यवस्था करवाया गया, ये किस व्यक्ति के द्वारा करवाया गया यही आपसे पूछा जा रहा है। नई दिल्ली यहाँ पर देख रहे हैं, नई दिल्ली शहर यानी नया दिल्ली, जो नई दिल्ली, दिल्ली तो है ही लेकिन नई दिल्ली क्या है जिसमें केंद्र सरकार के सारे व्यवस्था व्यवस्थित जो भी है बिल्डिंग्स, घर हाउस वगैरह जितना भी है जिसमें केंद्र सरकार की सारी व्यवस्था है। ठीक ना, आप लोग को पता होगा कि दिल्ली में जो है ज़्यादा से ज़्यादा अर्धसैनिक बल रहते हैं, वो गृह मंत्री के इशारों पर काम करते हैं और गृह मंत्री के अंदर रहकर ही काम करते हैं। ठीक ना, वहाँ पर जो है राज्य का अपना पुलिस नहीं होता है, वहाँ पर केंद्र के द्वारा ही शासन किया जाता है क्योंकि वह एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, तो इतना याद रखिएगा। और नई दिल्ली का जो रूपांकन किया था
वो प्रसिद्ध वास्तुकार था सर एडविन ल्यूटियंस। कौन थे सर? बताइए बताइए, एक बार तो अभी बता दिए हैं। एडविन, एडविन बोलिए बोलिए, ल्यूटियंस, ठीक है। यहाँ पर एडवर्ड दिया हुआ है। अब बताइए एडवर्ड कैसे होगा? एडवर्ड बेकर भी है और एडवर्ड लुटियंस भी है, ठीक है। तो यही रहने दीजिए, ठीक। लुटियंस याद रखिएगा, लुटियंस लगा रहेगा, एडवर्ड भी रहेगा, ठीक ना। एडविन भी हो सकता है, एडविन और एडवर्ड दोनों चीज लगा रह सकता है, ठीक। इंग्लिश में कुछ और हो जाता है, ठीक ना, हिंदी में कुछ और हो जाता है। हिंदी में होगा एडविन होगा, यहाँ पर एडवर्ड जो है इंग्लिश नाम है उसका। एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर, ये दोनों ने मिल करके नई दिल्ली का जो है बिल्डिंग्स वगैरह जितना भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह है सब कुछ का निर्माण करवाया था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा ये बड़ा है तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि सब कुछ दिखाई पड़े। दिख रही है सबको? किसी को देखने में दिक्कत? जिसको दिक्कत हो रही है बाबू चश्मा लगा लो, ठीक ना, क्योंकि अगर पास से तुम्हारा फ़ोन में नहीं दिख रहा है तो फिर या तो आप अपने वीडियो का क्वालिटी बढ़ाइए या नहीं तो फिर आप अपने चश्मे का नंबर बढ़ाइए, है ना। चलिए, चेन खींचने पर ट्रेन क्यों रुकती है? अच्छा, ट्रेन से जा रहे थे तो आप लोग कभी भैकम किए हैं ट्रेन को? ये छोटी लाइन में बहुत होती थी, जिसके घर के सामने आया पकड़ के खींच दो, बस फान के चल दो, ठीक है। बताइए क्या होता है? खींच दिया जाता है। चलिए इसको HW में देते हैं, बड़ी मज़ेदार क्वेश्चन लगा हमको। 3 HW हो गया है, 3 HW अभी तक में। और जितने भी स्टूडेंट हैं ये जो कमेंट में ये लाइव चैट जो ओपन कर देते हैं उसमें जो हल्ला मचाने लगते हैं, वो हल्ला हमको कमेंट में दिखना चाहिए कि वहाँ पर आंसर हो, ठीक है ना। तो चैट बंद कर देंगे, लाइव चैट जो है सब बंद कर देंगे, क्योंकि हमको नज़र है बाबू, जो तुम लोग गैदरिंग मचाते हो ना सब पे नज़र है। बस हम बर्दाश्त करने की कोशिश करते हैं कि बर्दाश्त करते हैं, अब संभल जाएंगे तब संभल जाएंगे। जिस दिन आप लोग सीमा को, लिमिट को क्रॉस कीजिएगा उस दिन सदा के लिए बंद हो जाएगी। बस सीधा सा उपाय है। अगला क्वेश्चन है, सुगौली की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? सुगौली की संधि क्या है? देखिए, अंगला और नेपाल के बीच जो युद्ध हुआ था 1814 से लेकर के 1816 ईस्वी में, उसमें अंग्रेज के जो है कमांडर या लॉर्ड लॉर्ड बोला जाता था उसको, जनरल को, तो लॉर्ड हेस्टिंग के नेतृत्व में जो है गोरखाओं की क्या हुई थी, पुनः पराजय हुई थी। अंग्रेजों से जो लड़ रहे थे गोरखा, जो कमांडो अभी इंडिया में है गोरखा कमांडो है, तो उस समय जो है नेपाल में वो हुआ करता था ज़्यादातर, और सिक्किम में हुआ करता था। तो उस समय जो है पूर्णतः पराजय हो गई इसमें, ठीक है। तो अंग्रेजों के साथ जो है जब हारिएगा तो कुछ ना कुछ तो संधि करना पड़ेगा ना बचने के लिए, तो ऐसे संधि करना पड़ा जिसको क्या कहा गया, सुगौली की संधि। इस संधि के तहत क्या किया गोरखाओं ने, बोलिए, सिक्किम को जो है खाली कर दिया कि मैं सिक्किम खाली कर रहा हूँ, ठीक ना। और नेपाल के भी 2 जिला जो है वो दे दिए गए। कौन कौन? गढ़वाल व कुमायूं, गढ़वाल व कुमायूं। और कब हुआ था ये बताइए? 1814 से 1816 ईस्वी के बीच तक ये युद्ध हुआ था, ठीक। और इसी में ये संधि हुआ था, युद्ध समाप्त करने के लिए, युद्ध विराम करने के लिए 1816 ईस्वी में जो है संधि किया गया था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ही जूम आउट करना पड़ेगा। चलिए अब ठीक है, दिख रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महावत खान पर नूरजहां की विजय के क्या कारण थे? महावत खान पर नूरजहां की विजय के क्या कारण थे? पहला ऑप्शन है महावत खान की सेवा में राजपूत सैनिक की बढ़ती और लोकप्रियता, ठीक है। लोकप्रियता होती है एक मतलब राजा को चाहते हैं तो लोकप्रियता हो गए, ठीक ना। लेकिन और लोकप्रियता मतलब नहीं चाहते, नहीं पसंद करते उसको, ठीक। उसके बाद दूसरा नंबर है नूरजहां का धैर्य, साहस व दूरदर्शिता। ये तो सर्वथा सत्य होगा, क्योंकि नूरजहां ने हराया था, तो ये नूरजहां का धैर्य, साहस व दूरदर्शिता ये तो होगा ही होगा। उसके बाद क्या है, पढ़िए आगे।
महावत खान में सैनिक गुणों का अभाव। ठीक है। उसके बाद जो है महावत शहजादे खुर्रम की नूरजहाँ को समय पर मिली मदद, ये गलत। ठीक, ये क्या है, गलत है। उसके बाद सही कौन कौन से है देखिए, यहाँ पर जो है महावत खान में जो है हराए जो थे नूरजहाँ ने, तो पहले जो राजपूत सैनिक थे उनको भड़का दिए थे। उस राजा के जो सैनिक थे उन्हीं को भड़का दिए थे। जब उन्हीं वही लोग भड़क गए तो क्या होगा, उसकी जो सिक्योरिटी है वो उतनी रह पाएगी जितनी पहले थी, नहीं रह पाएगी। तो उनके जो सैनिक थे वो इनके तरफ हो गए थे, तो जो उनको सुरक्षा देते वही बंदी बना लिए उसको। ठीक है। और धैर्य नूरजहाँ की क्या था, ये धैर्य से पहले बहुत दिनों इन्होंने जो है प्लान बनाया, हारने के बावजूद फिर से इन्होंने धैर्य बना के रखा और साहस कि उसी के जितने भी सैनिक थे उसके पास जा कर के उनसे डील करना कि ये जो है ये मतलब सही नहीं है, आप इसके विरुद्ध कीजिए, आप लोगों पर ये अत्याचार करता है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन जो है इसमें सही है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। बी नंबर में देखिए 1 और 2। ठीक है, तो क्या हो गया, 41 का आंसर हो गया आपको बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई। राजा बीरबल अकबर का जो ये जिसमें ऋतिक रोशन है, ये मूवी जब देखिएगा जोधा अकबर, इसमें आप लोगों को दिखता होगा कि एक इंसान था जो कि बहुत ही अच्छे से जो है राजा के सामने, पहले जब वहाँ पर दरबार में उसके राजा से मिलने के लिए पैसा मांगा जाता है तो वो बोलता है कि जो ठीक है हमको जो, मेरे पास तो अभी पैसा नहीं है, हमको अंदर में जो मिलेगा तो वो हम आपको दे देंगे। ऐसा करार होता है गेट पर राजा के रक्षक से उनका। वो क्या करता है, अंदर आके बोलता है कि हमको 50 कोड़ा दे दीजिए। राजा से बोलता है कि हमको 50 कोड़ा, घोड़ा को जिससे मारा जाता है वो कोड़ा दे दीजिए। बोलता है ठीक है, लेकिन राजा आश्चर्य में थे कि सभी लोग धन दौलत मांगते हैं लेकिन ये कोड़ा क्यों मांग रहे हैं। ठीक है, मतलब मार खाने वाला डंडा क्यों मांगते हैं, मार क्यों खाना चाहते हैं। बोला ठीक है आपको डंडा मिल जाएगी, लेकिन ऐसा क्यों कर रही है बताइए। तो बोला कि आपका जो मंत्री है वही हमको बोला कि जो भी आपको मिलेगा अंदर उसमें 50% हमको देना होगा, तभी आप अंदर जाइएगा। तो हम वो करार करके आए हैं। तो जब यहाँ से जो है मार खाए के जाएंगे तभी ना उसको भी मार लगेगा 50% इसका। तब राजा जो है समझ गया कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचारी हो रहा है, और मंगा के उस जो है उस दरबारी को, जो उनके पहरेदार थे, उनको बहुत पीटे। और जो ये काम किए थे उसका नाम था महेश दास। ठीक है, महेश दास। और यही जो है आगे चल करके बीरबल की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। हुमायूंनामा, बताइए बताइए, जल्दी से बताते चलिए क्योंकि ये क्वेश्चन दोबारा दोहरा रहा है। ठीक ना, हुमायूंनामा, हुमायूं। उसके बाद बाबरनामा, बाबर। उसके बाद ताजुक ए जोहरीगी, जहांगीर। और शाहजहांनामा, इनायत खान। इसमें से सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। देखिए ये सभी का ठीक है, ठीक, ये सभी का ठीक है, लेकिन ये हुमायूं का जो हुमायूंनामा है ये किसने लिखा था। हुमायूं ने खुद से नहीं लिखा था, हमने आपको बताया ना कि बाबर जो बाबरनामा जो है वो बाबर ने खुद से लिखी थी अपनी आत्मकथा। लेकिन ये सभी क्या थे, अकबर हो गए, हुमायूं हो गए, ये सब लिखवाए थे पीट पाट के। ठीक है, लेकिन हुमायूं की बेगम जो थी, क्या नाम थी इसकी बेगम की, गुलबदन। ठीक है, गुलबदन ने इन्होंने लिखे थे इसको। ठीक है, तो ये राइट आंसर ये हो जाएगा कि सुमेलित नहीं है। तो अगर ये लिखते तब न सुमेलित होते, हुमायूंनामा को हुमायूं लिखते तभी न सुमेलित होते, लेकिन हुमायूंनामा को हुमायूं नहीं लिखे हैं। कौन लिखे, इसकी बेगम गुलबदन लिखी है। ठीक ना, और ये 2 पार्ट में है हुमायूंनामा, जो 2 पार्ट में, एक पार्ट में बाबर के बारे में चर्चा किया गया और दूसरे पार्ट में, पहले पार्ट में हुमायूं के बारे में और दूसरे पार्ट में जो है बाबर के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः जला देने की दृश्यों को भयानक चित्रण किया गया है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, निम्नांकित में से किसने
ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को यानी खुद को जला लेने के दृश्यों को भयानक चित्रण किया है। इनमें से जो है किसने एक ऐसी मतलब चित्रांकन की या कहानी लिखी जो जिसमें एक महिला की पति मर जाता है, तो वो जो है खुद को भी उन्हीं के साथ जो है जला लेती है। और सती प्रथा में पहले यही होता था, ठीक ना, जिसका पति मर जाता था उनके साथ उसकी वाइफ, जो बचपने में शादी हो जाता था, बाल विवाह ही होता था, तो उनके साथ उनको भी मार दिया जाता था, जला दिया जाता था। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? 44 का बताइए। चलिए इसका फुल स्टोरी जो है आप लोग खोजिएगा कि इसका फुल स्टोरी क्या है, ठीक ना। चलिए ये होमवर्क में दे रहे हैं और ये चौथा होमवर्क हो गया है। और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। जया, पद्मा, सोना व और मधु किस अनाज की प्रजाति है? जया, पद्मा, सोना और मधु किस अनाज की प्रजातियां हैं? जल्दी से बताइए। देखिए सोना से सबको याद आ गया होगा, सोनालिका क्या है? धान की प्रजाति है, ठीक। और जया या पद्मा क्या है? धान का ही है कि गेहूं का? जल्दी से बताइए। अच्छा, हम सोनालिका धान बोले तो धान हो गया ना, बकलोले हैं सब। सोनालिका गेहूं का प्रजाति है, ठीक। क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। मतलब हम गलत बोले तो गलत है, सही। कभी कभी हम चेक करके देख लेते हैं कि कौन बोला जा रहा है। ये देख रहे हैं, ये तीनों चारों जो है किसका है? गेहूं का प्रजाति है, ठीक है। उन्नत किस्म के जो गेहूं है उन्हीं की प्रजाति हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं समाप्त करते हैं। और जितना भी आप लोगों को होमवर्क मिला है सबका आंसर कीजिए कमेंट में, और वीडियो को लाइक कीजिए, और जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को बराबर अपडेट मिलती रहे। और कोशिश करते हैं कि अब से जो है टाइमली क्लास इसी टाइम पे सब दिन हो जाएगी, ठीक है। और टेस्ट की बात रही तो टेस्ट में जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं कर लीजिए, क्योंकि अभी से आप लोगों की प्रिपरेशन अगर लेट हुई तो फिर आगे बहुत दिक्कत होगी। अभी से स्टार्ट कर दीजिए पूरा दिन रात एक करके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।